Radhe Radhe. My name is Sheetal Bhatti. Today we are talking about the most important topics of neurological system. In this video we are cover three topics: seizures, increase ICP and unconsciousness with GCS. ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में आते भी हैं. तो अपन सबसे पहले देखते हैं सीजर. सो व्हाट इज़ सीजर? तो सीजर को अपन फिट्स या इट्रस भी कहते हैं. ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है और ना कि एक डिजीज़ है. जो कि सीज़र क्या होता है, वन टाइम अ डे आते हैं. वाइल जो एपिलेप्सी मतलब सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है सीज़र, एपिलेप्सी और कन्वर्जन में. एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं अपन कन्वर्जन. सबसे पहले अपन देखते हैं सीज़र. तो सीज़र क्या होता है, वन टाइम अ डे होता है. वहीं एपिलेप्सी जो होती है वो सीज़र ही होती है, लेकिन एपिलेप्सी क्या होती है, क्रॉनिक होती है. क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक. दूसरी उसकी फ्रिक्वेंसी 3 to 4 टाइम्स अ डे होती है. और वहीं जो कन्वर्जन होता है कि एपिलेप्सी तो मतलब सीज़र तो होंगे प्लस मोटर कंपोनेंट जो होते हैं वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना कि सीज़र क्या होता है. तो सीज़र एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है नर्व सेल्स के अंदर जो कि सडन, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, रीअकरिंग, अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज रिलीज करते हैं, जो कि कैरेक्टराइज होते हैं मे और मे नॉट इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स विद एंड विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेन है वो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, जो नर्व सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो रिलीज़ होगा, जो कि कैसा होगा, एक्सेसिव होगा, रीअकरिंग होगा और अनकंट्रोल होगा. और जो कि कैरेक्टराइज बाय मतलब कि इसमें क्या हो सकता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगी किसकी, वॉलेंट्री मसल्स की, विद और विदाउट एलओसी मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस देखते कि अपन कॉन्शियसनेस क्या होते हैं. तो कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है टीपीपी और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका पता होना, उसे अपन कहते हैं कॉन्शियसनेस. और टीपीपी मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में अपन को पता होना. नेक्स्ट आता है अपना कि जो सीजर्स है वो क्या करते हैं, सेंसेशन, बिहेवियर, मूवमेंट, परसेप्शन में के अंदर क्या करते हैं, चेंजेस. अब आती है इसकी ईटियोलॉजी. तो ईटियोलॉजी क्या होती है, अब सीजर्स है, अब ब्रेन से रिलेटेड है. अब ब्रेन से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें इडियोपैथी की होती है क्योंकि ब्रेन एक खुद कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. अब इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे होती है, कई चीज़ें तो अभी तक अपन लोगों को पता भी नहीं है. सो इट इज़ अ इडियोपैथिक. आगे अपन देखते हैं इसके एक्वायर्ड या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. तो इसमें जेनेटिक, मेलेंजाइटिस क्या होता है, मेन इसका रीज़न भी होता है सीजर्स का. फिर ब्रेन एप्सिस, ब्रेन ट्यूमर, फीवर और हेड इंजरी. फिर आते हैं कि इसकी फेजेस. अब फेजेस क्या होते हैं, मतलब कि सीजर्स कैसे, एक फेज एक स्टोरी टाइप अपन कह सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर चलता है जिसके अंदर 4 फेजेस होती है, प्रोडोम, अर्ली, मिडल और एंडिंग. अब जिसके अंदर अपन देखते हैं प्रोडोम. अब प्रोडोम क्या होता है कि सब्जेक्टिव फीलिंग होती है. सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब कि पहले से ही अपन को कुछ सेंसेशंस होने लग जाती है कि हाँ कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, जो कि कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले भी अपन को फील होने लग जाता. अब इसके अंदर इसके साइन एंड सिम्टम अपन देखते हैं तो एनजाइटी होगी कि पहले से उसे है ना एनजाइटी होने लग जाएगी, अनईजीनेस होने लग जाएगी, हेडेक होने लग जाएगा, इंसोम्निया होने लग जाएगा और इसके अंदर इरिटेट भी होने लग जाएगा. वो ये इसकी साइन एंड सिम्टम है. फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट अर्ली फेज. अर्ली फेज मतलब होता है अपनी प्री इट्रल फेज. अब इट्रल मतलब सीजर और प्री मतलब पहले. तो मतलब इट्रल फेज मतलब सीजर आने से पहले क्या हो सकता है, तो उसके अंदर होता है ऑरा. अब ऑरा, इसको ऑरा भी कहते हैं. ऑरा मतलब एक माहौल बन जाना, एक माहौल बनना कि हाँ कि अभी कुछ बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ होने वाली है. अब जैसे कि अब प्रोडोम और ऑरा भी अपन कह सकते हैं सेम है, लेकिन ये क्या, ये कुछ दिन पहले हो सकती है और ये कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट्स पहले, मतलब कि 5-10 मिनट पहले. इसके अंदर अपन कई सारी तैयारियां भी कर लेते हैं, जैसे किसी को मतलब कि माउथ गॉज लगा सकते हैं, इसी फेस के अंदर अपन लगाते हैं. दूसरा पेशेंट को एक अच्छी मतलब कि प्रोटेक्टिव प्लेस पे अपन उसे पहुंचाते हैं. दूसरा उसको है ना ईज डाउन करते हैं, मतलब कि अगर वो कहीं बेड पर है तो उसकी साइड लीड्स ओपन कर देते हैं. ये इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ड्यूरिंग ऑरा. नेक्स्ट आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम. तो इसके अंदर रेस्टलेसनेस, नमनेस मतलब सुन पड़ जाएगा, हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन कौन कौन सा हो सकता है, टच का,
स्मेल और विजुअल भी हो नहीं विजुअल नहीं भी, और इरिटेबिलिटी उसे हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं उसके मिडल फेज। अब मिडल फेज जो मिडल फेज है उसे इक्टल फेज। अब ये एक ऐसी फेज है जिसके अंदर सीजर्स आते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, अब सीजर आएंगे तो अवेयरनेस नहीं रहेगी, मसल टोन लॉस हो जाएगा और रिपीटेड मूवमेंट्स होंगे। अब रिपीटेड मूवमेंट्स के बाद में नेक्स्ट आता है अपना पोस्ट इक्टल फेज, एंडिंग फेज। ये फेज कौन सा होता है, जब सीजर्स आ चुके होते हैं, सीजर्स आने के बाद। अब सीजर्स आने के बाद में क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो उसे स्लीपीनेस, कंफ्यूजन, थ्रस, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, उसे टीपीपी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं रहेगा। फिर आते हैं इसके टाइप्स। अब टाइप्स में देखते हैं तो टाइप्स क्या होते हैं, सीजर के दो टाइप के होते हैं, पार्शियल और जनरलाइज। जो पार्शियल होते हैं वो सिर्फ सिंगल हेमिस्फीयर में इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल हेमिस्फीयर यानी मतलब कि एक सिर्फ एक पार्ट ऑफ ब्रेन का क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर। और दूसरा जो जनरलाइज है मतलब कि जिसमें बोथ हेमिस्फीयर्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो पार्शियल सीजर होते हैं वो भी नेक्स्ट दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और जो जनरलाइज होते हैं वो टॉनिक क्लॉनिक, अब्सेंस, मायोक्लॉनिक और एटॉनिक टाइप के होते हैं। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, अब इनको भी डिस्क्राइब करते हैं। तो जो पार्शियल सीजर है उसे अपन कहते हैं फोकल सीजर, और जिसके अंदर जो पार्शियल सीजर फोकल सीजर है, दूसरा लोकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सिर्फ वन पार्ट ऑफ ब्रेन से रिलीज होंगे, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेम्पोरल लोब जो होगा वो इफेक्टिव होगा, ये इसका हाईलाइट पॉइंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंपल सीजर्स। अब सिंपल सीजर्स क्या होते हैं, सिंपल सीजर होता है फोकल अवेयर। अब इसमें अपन ये अवेयर मतलब कि जो पेशेंट ड्यूरिंग सीजर होगा वो पेशेंट क्या होगा, अवेकन रहेगा, मतलब जागा हुआ रहेगा, उसे पता रहेगा। नेक्स्ट आता है कि उसकी जो सेंसरी या मोटर सिस्टम जो है उसको प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सीजर क्या होते हैं, और फोकल अनअवेयर सीजर्स, तो इसे साइकोमोटर सीजर्स भी कहते हैं, साइकोमोटर सीजर्स। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर सीजर्स जब आएंगे तब पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी, मतलब पेशेंट कॉन्शियस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है अपना जनरलाइज सीजर। इसके अंदर दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हैं। अपन देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सीजर होते हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जिसे अपन कहते हैं ग्रैंड माल सीजर्स, जिसके अंदर इंटेंस रिजिडिटी ऑफ मसल्स की, वो भी एंटायर बॉडी की, जिसके अंदर मसल रिलैक्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये सीजर्स अपन एक और जगह यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ECT के अंदर जो इलेक्ट्रोकन्वर्सन थेरेपी होती है उसके अंदर भी ये वाले सीजर्स, यही सीजर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 फेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला ऑरा होता है, तो ऑरा के अंदर मैंने आपको पहले ही अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट आता है टॉनिक, जिसके अंदर स्टफनेस ऑफ मसल्स होती है, और मसल टोन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा, उसका टाइम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट आता है क्लॉनिक, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब टाइम आया रिलैक्स होने का, तो इसमें क्या होगी, मसल रिलैक्स होगी, जो 30 से 40 सेकेंड्स लेती है। फिर आता है नेक्स्ट सीजर आता है अब्सेंस सीजर। अब पहले से अपन ने देखा है कि अब्सेंस सीजर है, तो मतलब सीजर्स होंगे तो सारी, लेकिन सीजर्स का पता ही नहीं रहेगा। ये मेनली किस में होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 100 टाइम्स पर डे। अब मतलब ये ऐसे सीजर्स होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि पेशेंट को सीजर आए भी हैं नहीं आए, जैसे जिसमें इसके फीचर्स का ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, आई ब्लिंकिंग करेगा रिपीटेडली, लिप स्मैकिंग करेगा। लिप स्मैकिंग मतलब कि कुछ मतलब कि चुइंग जैसी चुइंग करेगा, मतलब कुछ खा नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो चुइंग करेगा बिना कुछ खाए। फिर और ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई डे ड्रीमिंग कर रहा है, मतलब कि कुछ सोच रहा है, ऐसा मतलब कि पता ही नहीं चलेगा सीजर्स आए भी हैं या नहीं आए। फिर आता है नेक्स्ट इसका मायोक्लॉनिक सीजर। अब मायोक्लॉनिक सीजर होता है कि मतलब माइनर सीजर, जिसमें सिंगल मसल इन्वॉल्व रहती है। फिर आता है एटॉनिक सीजर। एटॉनिक को अपन एकाइनेटी या ड्रॉप अटैक भी कहते हैं, जिसमें सडनली लॉस हो जाता है मसल लॉस, और जो कि मोस्ट डेंजरस होता है। अब मोस्ट डेंजरस क्यों है कि इसमें सडनली लॉस हो जाता है मसल टोन, जिसकी वजह से जो हेड इंजरी है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। ये RO मतलब होता है रिस्क ऑफ हेड इंजरी। नेक्स्ट आता है कि अपन इसकी डायग्नोसिस इवैल्यूएशन देखते हैं। तो अपन हिस्ट्री
टेकिंग करेंगे कि क्या जेनेटिकली हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नेक्स्ट लंबर पंचर करेंगे कि अपन देखेंगे कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, जैसे मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो भी इन्फेक्शन है, एंसेफेलाइटिस, इनके क्या कारण है। फिर आता है EEG। अब EEG क्या होती है, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। और EEG के अंदर अपन क्या देखते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसकी एम्पलीफिकेशन, या फिर वो कौन से टाइप का, या फिर अपन को क्लासीफाई ऑफ सीज़र, मतलब कि टॉनिक सीज़र है, एटॉनिक सीज़र है, मायोक्लॉनिक सीज़र है, फोकल सीज़र है, जनरलाइज सीज़र है, उसको क्लासीफाई करने के लिए हेल्प करता है EEG। फिर अपन CT स्कैन और MRI करेंगे, क्यों, लीजन्स चेक करने के लिए कि कोई लीजन्स तो प्रेजेंट नहीं है। और फिर आता है स्पेक्ट होता है कि स्पेक्ट्रम, फोटोन एमिशन, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें क्या अपन फाइंड आउट करते हैं, कोई लीजन प्रेजेंट है तो अपन सर्जरी के लिए चेक करते हैं कि जो सीजर आया वो क्या सर्जरी से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर देखते हैं इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में मेडिकल, अब अगर सीज़र है तो अपन कौन सी ड्रग देंगे, एंटी कन्वुल्सेंट, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आती है अपनी फेनाइलटोनिन, जो कि मोस्टली ऑल टाइप ऑफ सीजर्स में अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमेशा NS के साथ मिक्स कर देते हैं, और जो कि बहुत धीरे धीरे, मतलब कि स्लोली प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये कार्डिक डिसरिथमिया भी कॉज कर सकता है अगर अपन इसको स्पीड से करेंगे। नेक्स्ट आता है कि इसके टेट्राजोनिक इफेक्ट भी आते हैं। फिर आता है कि इसका सर्जिकली, तो अगर सीजर लीजन्स की वजह से तो लीजनेक्टॉमी कर देंगे। फिर आता है नर्सिंग केयर। अब ड्यूरिंग सीजर अपन क्या करेंगे, तो सबसे ज़रूरी होता है उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करना। प्राइवेसी क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सीजर आ रहे ऑरा फेज है। अब पेशेंट पहले से कॉन्शियस है अपने लिए कि वो वैसे घबराया हुआ है कि उसे सीजर आ रहे, तो उसे एक प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि लोग उसे देखेंगे तो बातें करेंगे तो वो घबरा जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, रीस्ट्रेन नहीं करेंगे। अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मसल्स के, इसलिए अपन कोई भी अटैम्प्ट नहीं करेंगे उसको रीस्ट्रेन करने का। फिर आता है ईज डाउन ऑन द फ्लोर। अब सीजर आएंगे तो पेशेंट क्या सकता है, गिर सकता है, गिरेगा, जैसे कि एटॉनिक सीजर अपन ने पढ़ा था जिसके अंदर रिस्क रहती है गिरने की, सडनली लॉस हो जाता है तो पेशेंट के साथ सडनली फॉल हो जाएगा। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि पेशेंट को आराम से फ्लोर पे लेटा दे, एक हार्ड सरफेस पे, या फिर अपन उसकी जो साइड रेल्स हैं, बेड पे है तो उसकी साइड रेल्स को क्या कर सकते हैं, अपन ओपन कर सकते हैं। फिर डू नॉट ट्राई टू ओपन जॉ, अपन उसकी जॉ को ओपन करने का कोई भी अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टीथ इंजरी हो सकती है, उसे टंग बाइट हो सकता है। इन सब की रिस्क की वजह से अपन को ओपन जो नहीं करेंगे। फिर अवॉइड लूज टाइट क्लॉथिंग जो होती है, अपन उसकी टाइट क्लॉथिंग उसको लूज़ करेंगे, और जो आई ग्लासेस है उसको रिमूव करेंगे। आई ग्लासेस क्यों, अगर सीजर आए, गिर गया तो उसकी आंख में, चश्मा टूट गया तो उसकी आंख में कुछ जा सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ें अपन रिमूव करेंगे। फिर आता है आफ्टर सीजर। तो आफ्टर सीजर के बाद में पेशेंट में सीक्रेशंस रिलीज़ हुई है। अब सीक्रेशन आई है, कुछ ड्रूलिंग हुआ है, तो वो क्या एक्सपीरेट कर सकता है, इसलिए अपन उसको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अपन क्या करेंगे, साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एक्सपीरेशन से बचा जा सके। फिर आता है उसका बिहेवियर मॉनिटर करेंगे, उसका बिहेवियर कैसा है। दूसरा, फिर उसका उसी के अंदर अपन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। फिर आता है रीओरिएंट करेंगे पेशेंट। अब क्या है, अचानक से सीजर आए हैं तो कई बार क्या होता है, जिन सीजर्स में कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसली प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसको स्लीप मतलब कोमा में भी जा सकता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे। और फिर सीजर आए तो अगर गिरा होगा तो उसकी क्या करेंगे, इंजरी के लिए चेक करेंगे कि कोई इंजरी मार्क तो नहीं हुआ, या फिर गिरने से कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है। सो इधर अपना सीजर्स क्या होगा, ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है इंक्रीज ICP। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल आता ही आता है। तो अपन देखते हैं इंक्रीज ICP। इंक्रीज ICP के अंदर देखते हैं कि ICP मतलब इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। इंट्राकेनियल मतलब कि केनियम के अंदर जो प्रेशर है उसे अपन कहते हैं इंट्राकेनियल प्रेशर। अब ये केनियल वॉल्ट है,
अपना जो ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन टिश्यू, CSF और ब्लड, इससे ये बना हुआ है, जो कि ये क्या करेगा, इसकी वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो मेनली क्या करेगी, इक्विलिब्रियम बनाएगी, और वो जो इक्विलिब्रियम बनाएगी उससे क्या बनेगा, ICP बनेगा। नॉर्मल ICP क्या होता है, 5 से 15 mm Hg। अपन इको यूनिट में दे सकते हैं 130 से 110 H2O, ये यूनिट भी आ जाती है कई बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता है कि प्रेशर विद इन अ ब्रेन वेंट्रिकल ब्रेन पैरेन्काइमा इज नॉन एज ICP। अब ICP इंक्रीज ICP क्या होता है, जब द इंक्रीज प्रेशर विद इन अ ब्रेन रिजल्टिंग इन कॉम्प्रोमाइज परफ्यूजन टू ब्रेन नॉन एज इंक्रीज ICP। मतलब कि प्रेशर क्या हुआ, ब्रेन के अंदर बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, परफ्यूजन अपन दो टर्म देखते हैं, परफ्यूजन रिलेटेड टू ब्लड सप्लाई, और वहीं एक और टर्म होती है वेंटिलेशन। जो वेंटिलेशन होती है वो रिलेटेड रहती है अपने ब्रीथिंग से। ये बहुत कॉमन टर्म्स अपन को पता होना चाहिए। फिर आता है मतलब परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई में क्या हुआ, कमी हो जाएगी, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो प्रेशर है ब्रेन का, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से वो नेक्रोस हो जाएंगे, और नेक्रोस होने की वजह से पेशेंट क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाएगा या कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके कॉजेस। अब कॉजेस में कौन से, हेड इंजरी मेन कॉज होता है इंक्रीज ICP का, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, हाइपरटेंशन। अब इसके देते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम आता है अपना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया उसको भी अपन कैसे फीचर करेंगे कि पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो जाएगा, एजिटेशन होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे अपन को पता चलेगा पेशेंट की क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेडिकार्डिया, हेडेक, वॉमिटिंग और ब्लड विजन। फिर अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो अब जैसे अपन कहीं पे भी फ्लूइड रिलेटेड बात आती है, जहाँ पे भी फ्लूइड की वजह से प्रेशर बढ़ता है या तो अपन उसे क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। जैसे हाइड्रोसिफलस हो गया, बॉडी में इडीमा हो गया, तो अपन सब में क्या देते हैं, डायूरेटिक्स। तो इसके अंदर भी डायूरेटिक्स देंगे अपन, और जो कि सबसे ड्रग ऑफ चॉइस भी है इसकी मैनिटॉल, जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मैनिटॉल। और ग्लिसरॉल देते हैं, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर प्राइमरी जो नर्सिंग रोल होता है नर्स का, वो होता है कि पेशेंट को हेड एलिवेटेड या सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करे। मतलब कि उसका हेड ऊपर की तरफ रहेगा तो ग्रेविटी के थ्रू वो क्या होगा, फ्लूइड जमा नहीं होगा ब्रेन में और नीचे ड्रेन होगा। फिर दूसरा अपन अवॉइड करेंगे हेड लो पोजीशन, टेंडलबर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। ये सारी पोजीशंस क्या करती है, ICP को बढ़ाती है। ये सारी पोजीशन क्या करती है, अब जैसे अपन देखते हुए ये कोई पेशेंट का चक्कर आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो उसके लेग्स होते हैं वो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसको वो नॉर्मल हो पाता है। वैसे ही अपन क्या करेंगे, इंक्रीज ICP में ऐसी पोजीशंस अवॉइड करेंगे जो जिसकी वजह से ICP ना बढ़े। फिर आता है कि अपन क्या करेंगे, उसको नेक को जो है न्यूट्रल पोजीशन में रखें, क्योंकि अगर नेक के अंदर कोई भी ट्विस्टिंग करी अपन ने या फिर नेक से रिलेटेड कोई भी काम हुआ तो वो क्या है, ब्रेन पे सीधा इफेक्ट डालेगा। फिर आता है कि फ्लूइड बैलेंस करेंगे, उसका जो भी फ्लूइड है वो बैलेंस करेंगे। और नेक्स्ट मॉर्फिन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये एक वेजोडाइलेटर होता है जो ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा, क्योंकि ब्लड तो पहले परफ्यूजन तो ब्रेन के अंदर पहले से ही कम हो रहा है प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डिग्रेड करेगी पेशेंट की सिचुएशन को। फिर अपन स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे GCS मतलब ग्लासोकोमा स्केल। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये कि GCS क्या होता है। तो अपन अब देखते हैं अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनकॉन्शियसनेस विद GCS। अब सबसे पहले देखते हैं अनकॉन्शियसनेस क्या होती है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विथ
पेशेंट क्या होगा, ओरिएंटेड नहीं होगा। ओरिएंटेड मतलब ओरिएंटेड में 3 चीज़ें आती है, टी टी पी पी पी, टाइम, पर्सन और प्लेस के बारे में एक पेशेंट को पता ना होना। इसका मतलब क्या होगा, वो नॉट ओरिएंटेड नहीं होगा। दूसरा, कमांड्स को फॉलो नहीं करना। और तीसरा, उसे पर्सिस्टेंट स्टिमुलाई दे रहे, पर्सिस्टेंट स्टिमुलाई चाहिए उसे कॉन्शियस रहने के लिए। तब अपन उसे कहते हैं कि एक पेशेंट या फिर एक इंसान क्या अनकॉन्शियस है। फिर आता है नेक्स्ट, अनकॉन्शियसनेस क्या होती है। तो अनेबल टू रेस्पॉन्स अपीयर्स टू बी ए स्लीप, मतलब कि रेस्पॉन्स नहीं कर पाना, अगर वर्बल कमांड दे रहे तो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे तो भी वो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। और क्या हो रहा है, एक मतलब कि ए स्लीप, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ है, मतलब कि कोई उसका रिस्पॉन्स ही नहीं है। फिर आता है कि इसके कॉजेज़ क्या है। अब कॉजेज़ में आता है सेरेब्रल हेमरेज, इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, हेड ट्रॉमा, हाइपोक्सिया। अब जो भी अपने तीनों टॉपिक पढ़ा आपने देखेंगे इसके कॉजेज़ सेम सही है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनमें यही मेन किसे पीटे कॉजेज़ होते हैं कि इन्हीं की वजह से क्या होता है ये हो सकते हैं। फिर अपन देखते हैं अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीसीएस। जीसीएस क्या हुआ, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल क्या था, मोस्ट कॉमन स्कोरिंग स्केल है। जिसे कि ऐसा टूल है जो यूज टू डिटरमाइन द पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने का, जो कि नॉन इन्वेजिव फिजिकल असेसमेंट के थ्रू चेक करता है पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। फिर आता है कि ये डेवलप किया गया था ब्रायन जेनिथ एंड ग्रैहम टिसडेल इन 1914 में। फिर आता है कि इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल स्केल दैट मेजर्स द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसके 3 कंपोनेंट है जिसके ट्रिक भी है, अपन देखते हैं ईवीएम मतलब आई, वर्बल, मोटर एंड 4, 5, 6, मतलब 1 से 4 इसकी स्कोरिंग होगी, इसकी 1 से 5 और इसकी 1 से 6। मतलब इसी टर्म में याद रखना और इसी टर्म में नंबर, जिसकी वजह से अपन को ये हमेशा याद रहे। जिसका अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो अपन करते हैं आई चेक करते हैं, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है जीसीएस में, वो होता है मोटर कंपोनेंट। फिर आता है नेक्स्ट, अपन इसका देखते हैं कि जो मिनिमम स्कोरिंग होती है वो 3 होती है और मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 15। अब देखते हैं कि अपन ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। तो अपन आई का देखते हैं, आई के अंदर कितने नंबर है, 4। तो 4 टाइप से स्पॉन्टेनियस, मतलब पेशेंट अपने आप ने अपनी आइज़ खोला, अपने आप ही मतलब आइज़ को ब्लिंक कर रहा है, तो मतलब इसका स्कोर हुआ 4। अगर अपन वर्बल कमांड दे रहे हैं, मतलब कोई पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो अपन उसका नाम ले सकते हैं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जो है, तब वो अगर अपनी आंखें खोले तब अपन उसका स्कोर होगा 3। अगर अपन कोई पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं तब वो अगर आइज़ को ओपन कर रहा है तो 2, और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा ना, जब पेन स्टिमुलाई दे रहे तब भी रिस्पॉन्स ना दे, और कोई वर्बल कमांड दे रहे तब भी अगर कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपन वो उसका स्कोर होगा 1। फिर नेक्स्ट आता है वर्बल कंपोनेंट। वर्बल कंपोनेंट में होता है सबसे पहले ओरिएंटेड, मतलब अपने आप बोल चाल रहा है तो अपना 5 पॉइंट हुआ। फिर वो कंफ्यूज है, उसे पता नहीं, मतलब कंफ्यूजन में आराम से बोल रहा है, बैठा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है, तब उसका हुआ स्कोर 4। फिर आता अनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ कर रहा, मतलब कि अलग अलग शब्दों को जोड़ रहा है या फिर जो शब्द कहना चाह रहा है वो शब्द कह नहीं पा रहा है, तब हुआ उसका स्कोर 3। और फिर अनअप्रोप्रिएट साउंड्स रिलीज़ कर रहा है, अनअप्रोप्रिएट साउंड निकाल रहा है, उसकी वो कह रहे 2 और नो रिस्पॉन्स यानी 1। फिर आता है मोटर कंपोनेंट, जो कि होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी होता है जीसीएस का, जिसमें ओनली नॉर्मल कमांड ओबॉय कर रहा है, मतलब कि अपन जो उसको बोल रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि अपना हाथ उठाओ तो वो हाथ उठा रहा है, पाँव को घुमाओ तो पाँव घुमा रहा है, यानी मतलब उसका एकदम ओरिएंटेड है, तो 6। फिर आता है कि ओबॉय कमांड विथ पेनफुल स्टिमुलाई, जब हम उसे पेनफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड करें तब वो कमांड को ओबॉय कर रहा है, तब वो उसका पॉइंट 5। फिर नॉर्मल फ्लेक्स मतलब कि क्या होता है, फ्लेक्जन में हो रखा है, मतलब बॉडी को सिकुड़ रखा है, तब उसका पॉइंट होता है 4। और फिर आता है ये 2 टर्म है, डी कॉर्टिसेट एंड डी सेलिब्रेट। अब इसको देखते हैं तो डी कॉर्टिकेट क्या होती है, एक रिजिडिटी होती है, इसके अंदर क्या होती है कि जो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है वो तो होती है एक्सटेंड, और जो अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती है, जो अपर एक्सट्रीमिटी है, अपर लिम्स जो होती है वो होती है फ्लेक्स्ड।
चेस्ट के ऊपर। जब ऐसी पोजीशन बनती है उसे अपन कहते हैं डीकॉर्टिकेट, जिसका पॉइंट होता है 3। और डीसेलिब्रेट, डीसेलिब्रेट यानी मतलब क्या हुआ, उसकी जो चारों लिम्स जो हैं वो क्या हो रखे हैं, एक्सटेंड हो रखे हैं, तब अपन इसको कहते हैं डीसेलिब्रेट पोस्चर। डीकॉर्टिकेट जो कि मेनली अपनी सेरेब्रल इंजरी की वजह से होती है, वही डीसेलिब्रेट जो मिड ब्रेन में इंजरी होती है उसकी वजह से होता है। और लास्ट में है नो रिस्पॉन्स यानी 1। फिर देखते हैं इसके अपन स्कोरिंग सिस्टम। अब क्या हुआ, 8 से कम, मतलब अगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा तो सबका 1 पॉइंट जुटकर क्या हुआ 3। तो 3 से जब किसी पेशेंट की स्कोरिंग क्या हुई 3 से 8 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस है, अब उसको इमीडिएट आईसीयू केयर चाहिए। नेक्स्ट आता है कि पॉइंट 9 से 12 हुआ, मतलब कि सेमी कॉन्शियसनेस है, तो अपन उसको पोजीशन हेल एलिवेटेड पोजीशन दे सकते हैं, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एयरवे क्लियर करेंगे, या फिर कुछ मेडिसिन फार्मोलॉजिकल प्रोवाइड करके अपन उसको ओरिएंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 12 to 15। 12 to 15 मतलब पेशेंट कॉन्शियस है, उसको कोई भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है, रूटीन केयर की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है उसकी लिमिटेशन। अब लिमिटेशंस में मतलब कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो ये जो 36 मंथ से कम जो बेबी होता है, मतलब 3 साल से कम, अब 3 साल से कम बेबी होगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, क्या वो आई वर्बल मोटर रिस्पॉन्स कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा, तो अब उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इसकी एफिकेसी कम हो जाती है जब आई डैमेज हो या फिर मसल इंजरी। अब आई डैमेज हो जाएगी तो वो आई का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और मसल इंजरी हो गई, अगर किसी को फ्रैक्चर है, अब वो ओरिएंटेड होने के बाद भी अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो वो कैसे उसके कमांड को ओबे कर सकता है, तो इसलिए इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। फिर अपन यूज़ नहीं कर सकते इन पेशेंट में जिसके अंदर टेकोस्टोमी लगी हो। सो ये अपने तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।